नमस्कार। बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बड़ी बहस में बात सम्राट चौधरी के पहले कैबिनेट में लिए गए उस फैसले पर करने जा रहे हैं जिसके तहत बिहार के 11 शहरों में सैटेलाइट सिटी बसाया जाएगा। जी हाँ, बड़ी बात है। बिहार जैसे राज्यों के लिए वाकई में अगर इस तरीके से शहर बसाने की बात हो रही है तो आजादी के बाद पहली ये कोशिश होगी। लेकिन देश में इससे पहले भी कई सैटेलाइट सिटी बसाए गए। ऐसे सिटी की क्या स्थिति है या इस तरीके की सिटी के लिए जो अवयव की जरूरत है, केमिस्ट्री में है ना अवयव, उसकी जो जरूरत है, क्या उस अवयव पर बिहार का यह 11 शहर खरा उतर रहा है? क्या बड़ा सवाल है, क्योंकि ना इंडस्ट्री है, ना कोई शैक्षणिक हब है, मतलब कोई आर्थिक गतिविधि ऐसी नहीं है जहां लोग रहने के लिए गांव छोड़कर आ जाए सिर्फ रहने के लिए। तो ऐसे शहर को बसाने की कोशिश कितना सही है, यह जानने के लिए हम दिल्ली चलेंगे और हमारी बात आज अभिषेक जी से होगी। देखिए, अभिषेक जी के यूट्यूब के माध्यम से जो आप चैनल देखते हैं उनका पॉलिटिकल विश्लेषण आप तक पहुंचता है, लेकिन उसके अलावा अभिषेक जी के पास कई ऐसी जानकारी है, कई ऐसे विषयों में उनका शोध है जो जिसके बारे में हम आप बहुत कम जानते हैं। इकोनॉमिक्स के ये माहिर खिलाड़ी है, यूपीएससी वगैरह भी इसी सब्जेक्ट इन्होंने दिया है, कई कोचिंग संस्थानों में इस विषय को उन्होंने पढ़ाया भी है। तो ये जो सैटेलाइट सिटी है, इसको लेकर इनका अंदर ये इन्होंने बहुत जबरदस्त रिसर्च किया है इस पर। तो आज हम बिहार के उन 11 सैटेलाइट सिटी जहां सरकार बनाने का निर्णय लिया है, वह फैसला कितना दूरगामी प्रभाव छोड़ेगा या उस फैसले से क्या वाकई में बिहार में शहरीकरण का एक नया दौर शुरू होगा, इन तमाम सवालों को लेकर हम सीधे दिल्ली चलते हैं और अभिषेक जी से इस पूरे मुद्दे पर हम बात करते हैं। नमस्कार अभिषेक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। बस एक ही सवाल है और हम चाहेंगे कि उसी सवाल में अपने दर्शकों तक जो हम जानकारी बताना देना चाहते हैं कि बिहार की सरकार ने 11 सैटेलाइट सिटी बनाने का फैसला लिया है, जहां अभी फिलहाल जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगाया है उन्होंने। 800 एकड़ 700 एकड़ का भूखंड वो एक जगह बनाकर उसको अलग अलग तरीके से बिजली, पानी, सड़क, सारे नक्शे के साथ वो जमीन की बिक्री करेंगे और एक नया शहर बसाएंगे। आपका क्या अनुभव है इस तरीके के शहर को लेकर, और देश में जहां जहां इस तरीके की शहर बसाने की कोशिश हुई, सैटेलाइट शहर, उन शहरों के निर्माण के पीछे की वजह और वर्तमान स्थिति क्या है, हम चाहेंगे कि आप हमें अपने दर्शकों को बताएं। संतोष जी, आपके सवाल का जो पूरा का पूरा कई सारे डायमेंशन जो इसके निकल रहे हैं, वो सीधे सीधे अर्बनाइजेशन से यानी शहरीकरण की प्रवृत्ति से जुड़ते हैं। और चूंकि आप सैटेलाइट शहर की बात कर रहे हैं, तो उस पर आने के पहले शहरीकरण की पृष्ठभूमि को सबके पास 2011 की जनगणना का आखिरी डेटा मौजूद है और उसमें देश में सबसे कम अर्बनाइजेशन जिन 2 राज्यों में है, 12% वो बिहार और हिमाचल प्रदेश है। बिहार में भी 12% जनसंख्या शहरी है, हिमाचल प्रदेश में भी 12% जनसंख्या शहरी है। जबकि इस देश के जो आगे बढ़े हुए राज्य हैं, जो तरक्की की पायदान पर आगे माने जाते हैं, उनमें कहीं भी 30% से कम शहरी आबादी नहीं है। शहरी आबादी मतलब कि शहरों में जो लोग रहते हैं उनकी इनकम थोड़ी गांव में रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि उनके पास एक खुला आसमान होता है कि वो अलग अलग तरह के रोजगार, अलग अलग तरह के सेक्टर में अपने हाथ आजमा सके। यही मानसिकता होती है शहरीकरण की। भारत में शहर कैसे बसाए गए और कैसे शहरीकरण की प्रवृत्ति तेज हुई, उसको समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां शहर बसाने की ही बात हो रही है। बिहार में 11 सैटेलाइट सिटी, तो मोटे तौर पर 5-6 तरह के शहर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी, जिसे प्रशासनिक शहर कहते हैं, जिला मुख्यालय, कमिश्नरी मुख्यालय, राज्य मुख्यालय वगैरह। कैंटोनमेंट सिटी, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवल कैंटोनमेंट या रेलवे के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर होते हैं, जैसे कि आपको सोनपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, इस तरह के शहर जो है। रिलीजियस सिटी एक होता है, जैसे कि आप माता वैष्णो देवी गए, उज्जैन चले गए, देवघर चले गए, एक रिलीजियस सिटी है।
एक शहर आपको होता है औद्योगिक शहर, जैसे जमशेदपुर हो गया आपका, इंडस्ट्रियल सिटी, बोकारो स्टील सिटी। जवाहरलाल नेहरू का ड्रीम था इंडिया में कि जैसे प्रशासनिक शहर उन्होंने चंडीगढ़ खाली जगह में बसा दिया था, वैसे ही एक इंडस्ट्रियल सिटी बने तो बोकारो स्टील सिटी एक उसका नायाब उदाहरण है, नेहरू जी का विजन। तो एक इंडस्ट्रियल सिटी होता है, एक होता है सर्विस सेक्टर बेस्ड और बेसिकली आईटी सिटी। आईटी सिटी जैसे कि पुणे के बगल में हिंजेवाड़ी में 2800 एकड़ में शरद पवार ने बसाने का काम शुरू किया जब वो मुख्यमंत्री थे, आई थिंक 93, 94, 95 के दौर में। आज इस देश में 2 लाख करोड़ से ऊपर, जितना बिहार का बजट है उसके 2/3 के बराबर, 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का हिंजेवाड़ी एक्सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ निर्यात कर रहा है। 2800 एकड़ की जमीन पर शहर है, उसमें आईटी हब भी है, रेजिडेंस भी है, स्कूल भी है, अस्पताल भी है, मतलब बेसिक कम्युनिटी के तमाम चीजें मौजूद है। ये सब शहर हो गए जो शहर बसाए जाते हैं। अब इसमें एक सवाल और जो मूल सवाल है आपका, वो आता है सैटेलाइट सिटी। तो सैटेलाइट सिटी तब बसते हैं जब किसी बड़े शहर में जनसंख्या का ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगता है और शहर उसको संभालने लायक नहीं होता। जैसे इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी का एक चर्चित बयान है कि दिल्ली में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए अब जगह नहीं बची है, अब वर्टिकल ग्रोथ के लिए जगह के ही स्पेस है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि जमीन पे पसरने वाला शहर, और वर्टिकल का मतलब समझिए कि हाई राइज, आसमान की तरफ। तो उस समय न टेक्नोलॉजी थी, न यहाँ के बिल्डर रिस्क लेना चाहते थे कि 25 फ्लोर 30 फ्लोर की बिल्डिंग बनाए। बसंत कुंज में 4 फ्लोर का अपार्टमेंट बना दिया, वही दिल्ली के लोगों के लिए था। या आप साउथ दिल्ली में अलकनंदा इलाके में कुछ अपार्टमेंट बन गए 3-4 फ्लोर के, वही हो गया कि अब यही अपार्टमेंट कल्चर है दिल्ली में। उसी दौर में क्योंकि उनके बेटे संजय गांधी प्रशासन में पूरी तरह से हस्तक्षेप कर रहे थे, तमाम मुख्यमंत्री उनके जेबी मुख्यमंत्री थे, और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, उनका तो कोल्हापुरी चप्पल उठाकर चलने वाला प्रसंग भी वायरल हुआ था, जो संजय गांधी की चप्पल उठा के चल रहे थे। खैर, जो भी प्रसंग रहा हो, नारायण दत्त तिवारी ने संजय गांधी की प्रेरणा से दिल्ली के बगल में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बसाई। ओखला के बगल में, दिल्ली का ओखला है, उसके बगल में जो यूपी में पड़ता था, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे संक्षेप में हम कहते हैं नोएडा। ये नोएडा बना। नोएडा में सबसे पहले क्या लगा, कोई आना नहीं चाहता था। रेलवे के अफसर लोगों को सस्ते में जमीन दी गई, रेल विहार के नाम से एक सेक्टर बना, कुछ आईएएस को, कुछ आईआरएस के लिए एक सेक्टर बनाया गया। इस ढंग से हुआ। सिक्के बनाने वाले जो रिजर्व बैंक का टकसाल होता है, वो टकसाल लगा सेक्टर 6 में। ये सब चीजें शुरुआत में नोएडा में आई। फिर चौधरी देवीलाल ने गुड़गांव बनाया बगल में। जैसे आप देखिए कि मिस्र के काहिरा के बगल में शर्म अल शेख काफी चर्चा में आया था जब मनमोहन सिंह गए थे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। शर्म अल शेख एक सैटेलाइट सिटी। लेकिन सैटेलाइट सिटी के कॉन्सेप्ट ने जोर कब पकड़ा, जब एक तरफ भजन लाल और दूसरी तरफ बेअंत सिंह मुख्यमंत्री थे और तीसरी तरफ वीरभद्र सिंह। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी और 3 राज्यों के बॉर्डर पर स्थित एक न्यूक्लियस प्रशासनिक शहर, जहां प्रशासन छोड़ के मोटे तौर पे कुछ नहीं है, बड़ा ही प्लान सिटी है, नेहरू जी का विजन है। तो पंजाब ने बसाया वहां मोहाली। हम लोग बच्चा में मोहाली को जानते थे कि वहां एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, बीसीसीआई के उस वक्त के प्रेसिडेंट आईएस बिंद्रा ने बनाया है, वहां मैच होता है। मोहाली को इसी तौर पे जानते थे, उससे ज्यादा नहीं जानते थे बच्चा में, अब जानते हैं। और इधर भजन लाल ने नरसिम्हा राव से उद्घाटन करवाया था पंचकुला, जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा कस्बा था, चंडीगढ़ से सटा हुआ, एक बड़ा ही खूबसूरत शहर बनाया पंचकुला। चंडीगढ़ नाम की राजधानी है, मुख्यमंत्री का बंगला है, विधानसभा है, लेकिन ज्यादातर दफ्तर पंजाब हरियाणा के पंचकुला में है। आप पता कर लीजिएगा, पंचकुला में शिफ्ट हो गए। उधर वीरभद्र सिंह ने अपने यहां इस देश की फार्मा कंपनियों को इनवाइट किया चंडीगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमा पर। उसे आप सोलन डिस्ट्रिक्ट में बद्दी के नाम से जानते हैं। आप दवा वगैरह मार्केट में खरीदने जाते हैं तो देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग प्लेस, मतलब मैक्सिमम दवाइयों का आपको लिखा मिलेगा बद्दी, हिमाचल प्रदेश। वो एक शहर बना कि वो एक औद्योगिक शहर बना फार्मा कंपनियों के लिए। कहने का मतलब ये था कि जहां भी शहर बसा, जैसे कि मोहाली में कुछ इंडस्ट्री है, पंचकुला विशुद्ध रूप से फार्म हाउस और प्रशासनिक अफसरों के रहने के लिए बना है। तो ये सब शहर बने तो उनका एक पर्पस था। बद्दी भी इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री के लिए है। पिंपरी चिंचवाड़ भी बना फार्मा इंडस्ट्री के लिए महाराष्ट्र में। तो शहरों का एक पैटर्न है कि शहर कैसे बने। गुड़गांव बना तो पहले मारुति आई मानेसर के पास, बाद में वहां आईटी कंपनियां वहां जमा होने लगी। ग्रेटर बेंगलुरु में भी यही हुआ।
उसमें आप क्या दे रहे हैं, ये सवाल है कि उसमें आप दे क्या रहे हैं जिससे कि लोग वहां पर आके बसे। नहीं और उसमें आज कुछ कॉमर्शियल कुछ स्टॉल होंगे, मॉल, खेलकूद, स्कूल, ये सब सारी व्यवस्थाएं देंगे वो। देखिए, मॉल, खेलकूद और स्कूल जब लोग बसना शुरू होते हैं, एक ही चीज बदलाव इसमें आपको दिखेगा कि जो है फजट तरीके से शहर बस रहे थे, आप समस्तीपुर चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, दरभंगा लहरियासराय के बीच पहले कितनी खाली जगह थी, अब सब चिपक गया और सब अजीब तरीके से बस गया। तो बस फर्क इतना आएगा इससे कि एक है फजट डेवलपमेंट जो था शहरों का, बेतरतीब ढंग से जो बस रहे थे वो थोड़े प्लान तरीके से बस जाएंगे, इतना ही होगा। लेकिन उसमें कोई रोजगार सृजन हो जाएगा ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि शहरीकरण। अब देखिए, शहरीकरण के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम भारत में शहर बनने शुरू हुए, कैसे बनते थे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। कांग्रेस का जहां अधिवेशन होता था आजादी के बाद, खाली जगह पे वहां शहर बनाया जाता था। पंजाब का कैपिटल था लाहौर, वो पाकिस्तान को मिल गया आधे पंजाब के साथ। भारत का पंजाब राजधानी विहीन हो गया, तो अंबाला से 40 किलोमीटर आगे खाली जगह पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहां चंडीगढ़ के नाम से वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट बुलाए गए ली कार्बोजिए और शहर बना, उसे राजधानी बनाया गया। ठीक इसी तरह से कटक से कुछ दूरी पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहां भुवनेश्वर बसा। कलकत्ता शहर से थोड़ा हट के हुआ, वहां सॉल्टलेक सिटी बनी। 1961-62 में, 61 या 62 में विनोदानंद झा के समय पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, खाली जगह पे पंडाल लगा के। नेहरू जी भी पंडाल में रुके थे। उसे आज आप कंकड़ बाग के नाम से जानते हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी कभी हुआ करती थी, कंकड़ बाग। गुवाहाटी के बगल में दिसपुर बसा इसी तरह कांग्रेस अधिवेशन में, या फिर गांधीनगर बसा अहमदाबाद के बगल में, जो आज कैपिटल है गुजरात का। तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बसाए गए। लेकिन विजन कहां दिखा शहरीकरण का? विजन दिखा दो शहरों में। एक बोकारो, बोकारो स्टील सिटी, वो एकदम अलग इंडस्ट्रियल सिटी थी, आजादी के पहले जमशेदपुर बना था, जमशेदजी टाटा ने बसाया। और दूसरा डेयरी के नाम पर आनंद, गुजरात में अमूल डेयरी, एनडीडीबी जो बना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और उसके साथ जा वहां इरमा भी बना, इंडियन रूरल मैनेजमेंट वाला इंस्टीट्यूट, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, उसके सहारे एक वहां आनंद शहर बसाया गया। तो इस ढंग से शहर बसाए गए जहां आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक तरक्की जो है उसकी रफ्तार वहां बनी रहे। लेकिन सम्राट चौधरी के विजन में, बिहार सरकार के विजन में अभी एक क्लैरिटी नहीं है कि ये शहर तो बसाए जा रहे हैं, इनके पीछे का मोटो क्या है, मकसद क्या है। ये मकसद जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप शहर में 50% लोगों को लाके बसा दीजिए, देश भर में आप महाराष्ट्र तमिलनाडु के टक्कर में चले जाइए, आपकी प्रति व्यक्ति आय में कोई इजाफा नहीं होना। तमिलनाडु कैसे है आप देखिए, वो जिसमें मनीष कश्यप को जेल हुई थी, आपने ही उस पूरी स्टोरी को किया था। आपके वीडियो को देख के हम लोग जाने थे कि हकीकत क्या है, तब बाद में हम लोगों ने पता किया। तिरपुर का नाम कितने लोग जानते थे? तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा तिरपुर, उस तिरपुर में 4 लाख बिहारी मजदूर काम करते हैं, रेयान इंडस्ट्री, धागा इंडस्ट्री में। और वो कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी उस शहर को बर्बाद करने की, वो आपने ही एक्सपोज किया था ना। अब सोचिए कि वहां पर एक शहर, एक ऐसा कस्बा जहां 4 लाख बिहारी मजदूर काम करते हैं, और उस कस्बे को शायद ही कोई जानता हो। ये होता है शहरीकरण का पैटर्न कि वहां आप लोगों के लिए काम की, रोजगार की मुकम्मल व्यवस्था कर रहे हैं, तब जाकर आपका शहर खड़ा होता है, तब उस शहर की एक परचेजिंग पावर होती है। अगर खर्च करने की क्षमता शहर में नहीं है, बाजार में जाके सब्जी खरीद के घर में आना है, मटन मछली खरीद के आके बना के खाना है, खा के सो जाना है, सुबह उठ के अखबार पढ़ के मोदी क्या कर रहे हैं और सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं पान दुकान पर डिस्कस करके फिर घर में घुस जाना है, तब तो शहर का कोई मतलब नहीं। हमें लगता है कि अभिषेक जी कि अभी फिलहाल जो शहरीकरण की बात सोचा जा रहा है, जो बाहर बिहार के रहने वाले लोग हैं उनको एक बेहतर प्लांट सिटी की जरूरत है, जो बिहार में नहीं है। नहीं, तो जो बाहर गए हैं, जो बाहर गए हैं वो सिर्फ शहर में रहने नहीं गए हैं। नहीं, कौन आदमी है बिहार का जो बिना काम का शहर में रहने गया? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के बाहर भी हैं, बिहार के बाहर भी हैं, जो चाहते हैं क्या मुजफ्फरपुर ही हो या जहां के वो रहने वाले हो, दरभंगा के रहने वाले हो, एक बेहतर प्लांट सिटी के टाइप का कहीं जगह जमीन मिल जाए। तो ऐसे लोगों की संख्या अभी बिहार में परचेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से कहिए तो बहुत बड़ी आबादी है।
जो ये चाहते हैं एक उनको आपके भले वो माध्यम से मैं आकर्षित सुझाव कर रख दे, देता हूँ संतोष जी। भले उनको वो आकर्षित कर दे, लेकिन कोई आर्थिक गतिविधियां इस वजह से हमें लगता है कि इसका फैलाव हो या इस वजह से लोग आकर्षित हो, इसकी उम्मीद हमें कम ही दिखती है। संतोष जी, एक आपके माध्यम से आप सुझाव कहें या जो कहें मैं आपके सामने रखता हूं। अभी डी अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ग्लोबली चलना शुरू हुआ है। शहर की भागम भाग से एलिट क्लास दूर जाकर रह रहा है। ये 1940 के दशक में रूजवेल्ट के दौर में अमेरिका से शुरू हुआ और ये 2005 के बाद भारत में दिखना शुरू हुआ है खुले तौर पर। नहीं तो भारत में फार्म हाउस कल्चर, मोटे तौर पर आप कहें फार्म हाउस कल्चर, ये कहां डेवलप होता है? किसी न्यूक्लियस सिटी के 250 किलोमीटर के दायरे में। मोटे तौर पर आप चले जाइए कोंकण में, महाराष्ट्र में। धर्मेंद्र कहां रहते थे? जब तक बीमार नहीं पड़े तो मुंबई नहीं। पूरा परिवार कहां रहता था? अपने फार्म हाउस में। नाना पाटेकर कहां रह रहे हैं? दिल्ली के आसपास पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने पहली बार बनाया था भोंडसी आश्रम। तो लोगों के लिए एक अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट था। राजीव गांधी ने भी मेहरौली में अपना फार्म हाउस उस समय सेट किया था। तो एक था कि भाई इंडिया में ये लोग बाहर की नकल कर रहे हैं, हिंसा जो भी रही हो, लेकिन फार्म हाउस कल्चर आया। और बिहार में एक हमारी सलाह है आपके माध्यम से। देखिए, बिहार के लोग, आपके घर के लोग, हमारे घर के लोग, हर घर के लोग और अपने रिश्तेदारी के लोग या पड़ोस के लोग बिहार के बाहर काम करने जा रहा है। मिडिल क्लास वो कहां रह रहा है? वो जा रहा है बिहार का हर पढ़ा लिखा तबका 100 में 70 से 75 जा रहा है आपका आईटी सेक्टर में। ये फैक्ट है कि वो आईटी सेक्टर में जा रहा है, चाहे वो नोएडा गुड़गांव जाए, चाहे बेंगलोर जाए, चाहे पुणे जाए, चाहे हैदराबाद जाए, चाहे चेन्नई जाए, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को होते हुए चाहे वो वहां जाए, सिलिकॉन वैली जाए। आप एक तरह से देखिए तो मुजफ्फरपुर सेंटर है, मान लीजिए पूरे बिहार का, जहां से 250 किलोमीटर में पूरा बिहार कवर हो जाता है। आप बना दीजिए वहां 10 लाख आईटी प्रोफेशनल के काम करने के लिए, 5 लाख आईटी प्रोफेशनल के काम करने के लिए एक डेडिकेटेड आईटी सिटी बना दीजिए। फिर आप देखिए बिना कुछ किए, ब्रजभूषण शरण सिंह का एक क्लिप है, मैं आपको भेज दूंगा। वो कह रहे हैं क्या कि अरे भाई यहाँ तो किसी को फार्म हाउस बनाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ सबके पास फार्म हाउस है। 250 किलोमीटर के दायरे में छोटा राज्य है बिहार, एरिया वाइज सबका अपना घर फार्म हाउस है। हर महीने में वो अपार्टमेंट छोड़ करके, आईटी सिटी का अपार्टमेंट छोड़ करके 5 दिन के लिए चला जाएगा अपने फार्म हाउस में, यानी अपने गांव पर। तो अब दुनिया दूसरी तरफ जा रही है। अब सोचिए, अब हम आईटी पर बिहार में कब सोचना शुरू कर रहे हैं? अमित शाह बिहार चुनाव में बोले थे आईटी की जरूरत है। जब दुनिया एआई से भी आगे क्वांटम टेक्नोलॉजी पे जा रही है। आईटी अब पुरानी घिसी पिटी चीज होती जा रही है, अब दुनिया उसके आगे एआई की तरफ जा रही है। एआई से भी आगे अब अमेरिका में जाकर के देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। और हम अभी 2 जनरेशन पीछे आईटी की बात सोचना शुरू। चलिए अब इतना ही। शहरीकरण में क्या कीजिएगा? शहरीकरण देखते जाइए। चलिए ठीक है, अब इतना ही, अभी आज के लिए इतना ही काफी है लोगों को समझने के लिए। इस डिबेट को हम आगे भी जारी रखेंगे अभिषेक जी, लेकिन बहुत तथ्यात्मक चीजें हमें लगता है कि आज दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए थी, इसलिए हमने आपसे ये इस मुद्दे पर बात की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। हमारे साथ अभिषेक जी थे, दिल्ली से जुड़े हमारे साथ। जो टाउनशिप डेवलप करने का जो वैचारिक जो व्यवस्था रहा है उस पर हमने चर्चा की है। बिहार में प्रवासी बिहारी और जो एब्रॉड में रह रहे हैं बिहारी, जो एक बेहतर माहौल में घर बनाना चाहते हैं शहर के आसपास, उनके सहारे इस 11 सैटेलाइट सिटी को आप कितना आगे बढ़ा पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है, रोजगार और आर्थिक गतिविधियां नहीं हुई तो फिर बहुत मुश्किल है इस तरीके के शहर को शहर जैसा बनाए रखना। चलिए, बड़ी बहस को यही खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।